तो सीजन 2 पार्ट 1 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है आखिरी सीजन की एंडिंग से, जहां पर सभी बच्चे समर वेकेशंस पर चले गए थे और अब वेकेशंस खत्म होने पर आ चुके हैं और वेंसडे ने इन वेकेशंस में अपनी नोवेल को कंप्लीट किया, बहुत सारी खुराफात करी और अपने भाई पक्सली को बहुत सताया, जो कि उसका फेवरेट काम है। खैर अब आगे हम देखते हैं कैंसस सिटी मसूरी को, जहां पर हम वेंसडे को एक सीरियल किलर के किलिंग रूम में होस्टेज देख पाते हैं। तो सीजन 1 में वेंसडे को लॉरल गेट से गुडी की किताब द बुक ऑफ शैडोज मिल गई थी, जिसमें गुडी की काफी सारी टीचिंग्स और लेसन्स हैं और इनकी मदद से एक तरह से गुडी की गाइडेंस से ही वेंसडे अब अपने विजन्स की पावर को सही से इस्तेमाल कर पा रही है। वो उस लॉकेट की पावर्स भी आखिरी सीजन में समझ गई थी, तो सही टाइम के सही विजन्स को देखने के लिए वो लॉकेट से पावर चैनलाइज कर लेती है और विजन्स को फिर से देख पाती है। अब अपनी एबिलिटी बढ़ाने के बाद उसका सबसे पहला ख्याल था अपने बचपन का अधूरा ख्वाब पूरा करना, यानी कि एक सीरीज ऑफ सीरियल किलर को पकड़ना, जो कि सालों से कई लोगों को मार रहा था, स्पेशली गर्ल्स को। अब वो थिंग को यानी कि उस हाथ को पुलिस स्टेशन भेजती है, जहां से वो एक विक्टिम की बॉलिंग बॉल ले आता है, जो कि किडनैप होते टाइम उस विक्टिम ने गिरा दी थी, और उसकी मदद से वेंसडे विजन्स के जरिए किलर का चेहरा, नाम और सब कुछ देख लेती है। अब अगले ही सीन में वो कैंसस सिटी पहुंच जाती है, लेकिन एयरपोर्ट पर उसके सारे हिडन वेपन्स निकाल लिए जाते हैं, साथ ही साथ थिंग को भी। अब वहां पर ढेर सारे ब्लेड थे, गन थी, बहुत कुछ वो कैरी कर रही थी। खैर फाइनली वो किलर के घर तक पहुंच जाती है, जहां पर वो उसको एक मौका देती है कि वो उसे किडनैप कर ले, और ऐसे करके वो उस किलर की किलिंग वर्कशॉप के अंदर आ गई थी। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट टाइम, किलर उसको मारने आता है, जो कि उसे मार के एक डॉल की तरह सजाना चाहता था, लेकिन थिंग भी यहीं पर था, जो कि उस किलर के ऊपर हमला कर देता है और अब फाइनली वेंसडे उसे उसके किए की सजा दे देती है। यहाँ पर अब हम और थिंग एक चीज नोटिस करते हैं कि वेंसडे अब जब भी विजन्स देख रही थी तो उसके काले आंसू गिर रहे होते हैं, जिस पर अभी वो इतना ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और अपनी माँ से बात करती है, जो कि ये कहती है कि उन्होंने अभी साथ में ज्यादा वक्त स्पेंड नहीं किया है, और ये पहली बार था जब वेंसडे कहीं स्कूल जाने के लिए खुद से कह रही थी। अब वेंसडे अपने उन काले आंसुओं को लेकर थोड़ी सी कंसर्न हो जाती है और गुडी की किताब में जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर कोई भी जवाब नहीं था, यानी कि वहां पर ऐसे काले आंसुओं का कोई भी जिक्र नहीं होता, और वो अपनी माँ से भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। खैर अगले सीन में वेंसडे के पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे और पक्सली को नेवरमोर छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि अब पक्सली का भी वहां पर एडमिशन करवा दिया गया था और उसकी शक्तियां हैं अंकल फेस्टर जैसी, यानी कि इलेक्ट्रिक वेव जनरेट करने वाली। अब वेंसडे उसे सताती तो रहती है, लेकिन उसे उसकी शक्तियों पर कंट्रोल करना भी सिखाती है, और असल में ये पूरा ही परिवार केओटिक है, तो रास्ते में वो एक बड़ा एक्सीडेंट भी कॉज कर देती है, जिससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बीच हम एक आदमी को छुप कर एक कपल की फोटोज लेता देखते हैं, और इस कपल का शायद आपस में अफेयर चल रहा था, जिस पर कोई तो जासूसी करवाना चाहता है, और ये आदमी उन्हें इसलिए ही कैप्चर कर रहा होगा। खैर अभी उस आदमी के पास ढेर सारी रेवन बर्ड्स अचानक से आ जाती हैं, और हम जानते हैं कि रेवन अकेले नहीं आती, अपने साथ मौत लेकर आती है। तो यहाँ पर वो खुद मौत बनकर आई है, जो कि उस आदमी पर हमला करके उसे खत्म कर देती है, और मरने से पहले ये आदमी किसी को इन्फॉर्म करता है कि शायद उसको ढूंढ लिया गया है और सारी फाइल्स और सबूत उसके डेस्क पर हैं। और हम यहाँ पर रेवंस की लीडर बर्ड को भी देखते हैं, जो कि दिखने में काफी क्रीपी है, जिसकी एक आंख लाल है और एक खराब है। तभी वेंसडे स्कूल आ चुकी थी, जिसे सभी बच्चे ग्रीट करते हैं, क्योंकि अब वो वहाँ पर एक हीरो की तरह बन गई है। लेकिन उसको तो कभी हीरो बनना ही नहीं था, उसे तो खाली नेवरमोर को बचाना था, क्योंकि वो उसका फेवरेट स्कूल बन चुका है। अब बियांका वहाँ पर आकर अपने सायरन सॉन्ग से वेंसडे का ऑटोग्राफ लेने आई हुई लड़कियों को भगा देती है और वेंसडे से थोड़ी बहुत बात करती है, क्योंकि आखिरी सीजन में ये थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई थी। खैर अब स्कूल के नए प्रिंसिपल मिस्टर बैरी डॉट उसको ग्रीट करते हैं, जो कि काफी फन लविंग और मजाकिया इंसान लग रहे थे। वो ये कहते हैं कि वो नेवरमोर की फाउंडर पायर ट्रेडिशन को फिर से शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बड़ा सा बॉन फायर होगा, और वेंसडे उसमें स्टूडेंट ऑफ ऑनर बन के आए। प्लस लैरिसा वीम्स ने स्कूल में सब कुछ उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ था, जिसको वो ठीक कर ही देंगे, और वेंसडे को अभी उनकी किसी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, और उसका नेचर तो ऐसा ही था। अब वो अपने रूम में आती है और अपनी फ्रेंड एनेट से मिलती है, जो कि काफी खुश थी और वेंसडे के लिए गिफ्ट लाई थी, और वेंसडे भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी, जो कि उसी सीरियल किलर का था, जो कि एक डॉल थी, जिसके अंदर वो असली इंसानी हेयर इस्तेमाल करता था। इनफैक्ट एनेट कहती भी है कि काफी सॉफ्ट है, रियल लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, रियल होंगे तो सॉफ्ट तो लगेंगे ही। खैर दोनों थोड़ी और बात करती हैं, जहां पर वेंसडे बताती है कि पब्लिशर ने उसकी नोवेल के अंदर गलतियां निकालकर उसको वापस कर दिया। अब इसी बीच एजेक्स एनेट से मिलने आता है, लेकिन एनेट उसको अवॉइड कर रही होती है, उससे छुप रही होती है, क्योंकि एनेट को ऐसा लगता है कि वो एजेक्स के लिए सही नहीं है। अब वेंसडे जब दरवाजा खोलती है तो यहाँ पहले से एक बो और एरो सेटअप था, जो कि ट्रिगर होकर शूट हो जाता है, और उस पर एक फोटो थी, जो कि वेंसडे की बैरी से बात करते टाइम की होती है, और फोटो पर लिखा हुआ था कि वो अभी भी वेंसडे पर नजर रख रहा है, मतलब कि आखिरी सीजन की एंडिंग में उसका एक स्टॉकर बना हुआ था, जो कि अभी भी उसको स्टॉक कर रहा था। इनफैक्ट लॉरेल गेट्स वाला जो म्यूजिकल सिस्टम बॉक्स था, उसके अंदर भी उसकी फोटोज थी, यानी कि स्टार्टिंग से ही कोई इस पर नजर रखता आ रहा है। खैर अब वो उस फोटो से विजन्स को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खाली स्टॉकर का पीओवी दिखाई देता है, लेकिन स्टॉकर को वो नहीं देख पाती, जिससे कि वेंसडे थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और उसके काले आंसू फिर से गिरने लगते हैं। जिसके बाद हम पक्सले को देखते हैं, जो कि अपने रूम के अंदर था, जहां पर यूजीन उसका रूममेट होता है। वो ये बताता है कि हाइड का हमला हुआ था, उसके बाद से उसके नाइटमेयर्स हमेशा उसे परेशान करते हैं। अब पक्सली जो होता है वो यूजीन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजीन ये कहता है कि उसके तो पहले से ही फ्रेंड्स हैं, और वो पहले देखेगा कि उनकी कितनी बॉन्डिंग बनती है, उसी हिसाब से उनकी दोस्ती होगी।
होगी। अब इसी बीच एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है जो कि उनका नया डॉम एडवाइजर है। और बात करी जाए थॉर्नहिल के बारे में यानी कि लॉरेल गेट्स के बारे में, वो तो जेल के अंदर थी। अब अगले सीन में हम वेंसडे को उसके परिवार और प्रिंसिपल बैरी के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि जेवियर के पिता जो कि यहाँ के गाला के फंड रेजर कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपना नाम अब वापस ले लिया है और वो यहाँ से चले गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जेवियर को स्विट्जरलैंड की राइकनबैक एकेडमी के अंदर भर्ती करवा दिया है। तो बैरी ये चाहता है कि मोर्टिशिया गाला के फंड रेजर कमेटी की चेयरपर्सन बन जाए और उनको फिर यहाँ पर रहना पड़ेगा। वो उन्हें उनका रूम दिखाते हैं जो कि पहले असल में लॉरेल गेट्स का यानी कि थॉर्नहिल का हुआ करता था और वो तो जेल में थी। मोर्टिशिया वेंसडे से बात करती है कि अगर वो अनकंफर्टेबल है तो वो यहाँ पर नहीं रुकेगी और फिलहाल अभी वेंसडे की ब्लड लाइन से कोई गार्डियन स्पिरिट उसके पास नहीं आई है, तो तब तक वो उसकी मेंटोर बन सकती है। और अब बातों ही बातों में मोर्टिशिया अपनी बहन ओफिलिया का जिक्र करती है जो कि खुद भी एक रेवन थी और उसके साथ कुछ तो ट्रेजेडी हुई थी। खैर मोर्टिशिया गोमेस से ये कहती है कि वेंसडे कुछ तो छुपा रही है और इस बार वो जो पहले हुआ वो नहीं होने देगी। मतलब कि पास्ट में कुछ तो भयानक घटित हो चुका है जिसकी शुरुआत वेंसडे जैसी थी, मतलब कि वही काले आंसू। अब वेंसडे जंगलों में जाती है जहाँ पर वो उस आदमी की डेथ स्पॉट देखती है जिसे रेवंस ने मारा था और तभी हम देखते हैं कि यहाँ शेरिफ गैल्पिन जो होता है उसने काम छोड़ दिया था, जो कि वेंसडे को दिखाई देता है, जिससे बात करने पर वो उसके पीछे जाती है। खैर वो ये बताता है कि इस विक्टिम का नाम कार्ल था और वो उसका फ्रेंड हुआ करता था। अब ये लोग एक केस पर काम कर रहे थे जिसमें आउटकास्ट पर कोई खतरा आने वाला है। अब वेंसडे ये कहती है कि वो आउटकास्ट की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है, तो वो ये बताता है कि उसका बेटा भी तो एक आउटकास्ट ही है और अब अगर वेंसडे उनका साथ दे तो वो इस केस की तह तक जा सकते हैं। वो वेंसडे को रेवन से सावधान रहने के लिए भी बोलता है क्योंकि वो सब पर नजर रख रही हैं और तभी हम उस लीडर रेवन को वहां पर बैठा देख पाते हैं जो कि इनके ऊपर नजर रख रही थी। अब अगले सीन में कहानी जो होती है वो स्कूल की तरफ आती है जहां पर एजेक्स जो होता है वो सारे स्टूडेंट्स को द स्कल ट्री की कहानी सुना रहा था, जो कि एक ट्रेडिशन है, स्कूल की रात सबको सुनाई जाती है। तो असल में एक बीमार बच्चा था जिसका दिल काफी कमजोर था और वो बिस्तर पर पड़े पड़े अपने इन्वेंशन की ड्राइंग बनाता रहता, लेकिन उसके पास समय काफी कम था, तो उसने अपने लिए एक मैकेनिकल हार्ट बनाया और फिर वो ठीक हो गया। अब धीरे धीरे वो काफी कोल्ड और एम्बिशियस बन गया जो कि नेवर मोर आया, लेकिन उसके इन्वेंशंस काफी डार्क होते गए और एक हादसे के दौरान उसकी मौत हो गई। अब उसके शरीर को स्कल ट्री के नीचे ही बैरी कर दिया गया था और जब भी कोई स्कल ट्री की आंख में कान लगाता तो उसे उस मैकेनिकल हार्ट की आवाज आया करती थी और इस कहानी से पक्सली काफी फैसिनेट हो जाता है। अब इसी बीच नए प्रिंसिपल बैरी को दिखाया जाता है जो कि बियांका को धमकी दे रहे थे कि वो गाला के लिए डोनेशन कमेटी की हेड बने और ज्यादा से ज्यादा डोनेशन लेकर आए जिसमें सही और गलत दोनों रास्ते होंगे, यानी कि जैसा उसके खुद के माता पिता कर रहे थे। और वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो उसको यहाँ से निकाल देंगे, जिसको सुनकर बियांका काफी परेशान हो जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उसको तो ये करना ही पड़ेगा। अब इसी बीच हम उस स्टॉकर को देखते हैं जो कि वेंसडे की हर एक हरकत को ट्रेस कर रहा था और एक फोटो से तो वो उसकी आंखों के कटआउट्स को निकाल देता है और यहाँ पर हम उस स्टॉकर का चेहरा अभी भी नहीं देख पाते। तभी वेंसडे अपना जेलो प्ले कर रही होती है जिसके पास उसकी नई म्यूजिक टीचर मिस कैप्री आती है जो कि फेमस है क्योंकि उन्होंने मात्र 10 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम लॉन्च कर दिया था और यहाँ दोनों ही थोड़ी बहुत बात करने लगती हैं। अगले सीन में बॉनफायर की तैयारी चल रही होती है जहाँ पर बैरी मोर्टिशिया से गाला की चेयरपर्सन बनने के लिए बोलता है और बियांका भी अब इस चीज के लिए तैयार हो चुकी थी। खैर अब तभी हम एनिड को देखते हैं जो कि थिंग को एक मिनिएचर हाउस बनाकर देती है जहाँ पर वो आराम से रहेगा। अब एनिड वेंसडे को जेवियर का भेजा हुआ लेटर पढ़कर सुनाती है जिसमें जेवियर ने अपनी बनाई हुई ड्राइंग का जिक्र करा हुआ था जो कि अचानक से उसे अपने विजन्स में दिखाई दी थी और इसका ताल्लुकात वेंसडे से है। और हम ड्राइंग देखते हैं तो इसके अंदर वही एक आंख वाली रेवन हेडस्टोन पर बैठी हुई थी। अब तभी वेंसडे को स्टॉकर का मैसेज आता है कि वो उसकी नोवेल ले गया है और उसे बॉनफायर में जला देगा, जिससे कि वो बहुत परेशान हो जाती है। वो बाहर जाती है तो स्टॉकर उसे एक और नोट भेजता है जिस पर ब्लेड्स भी लगी हुई थी, जिससे कि वो थोड़ी बहुत घायल हो जाती है। नोट पर लिखा था कि वेंसडे के नोवेल और बाकी सवालों के जवाब चाहिए तो बॉनफायर के अंदर चले जाओ। तो वो फायर के अंदर चली जाती है जिसे वो नोवेल वहां पर रखी हुई मिलती है। अब फायर को लाइट किया जा रहा होता है लेकिन सही समय रहते वेंसडे उसके अंदर से नोवेल निकाल कर ले आती है। अब उसे और बाकी सारे सेवियर्स को सम्मान देने के लिए पेंटिंग अनवील करी जाती है, लेकिन वेंसडे बीइंग वेंसडे वो उस पेंटिंग को ही जला डालती है कि वो अच्छी नहीं है और हीरो तो बिल्कुल भी नहीं है और वो जैसी है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ वो अपने स्टॉकर को भी एक तरह से धमकी दे रही थी कि वो उसे ढूंढ कर खत्म कर देगी। अगले सीन में हम पक्सली को देख पाते हैं जो कि द स्कल ट्री जा रहा था और यहाँ पर वो गलती से अपने इलेक्ट्रिक पावर से उस मैकेनिकल हार्ट वाले लड़के के शरीर को एक्टिवेट कर देता है, यानी कि उसको जिंदा कर देता है, जो कि जमीन फाड़ कर बाहर आ गया था और पक्सले को ये काफी फैसिनेटिंग और कूल लगता है। खैर दूसरी ओर वेंसडे एनिड से बात कर रही होती है और अब वेंसडे को विजन्स आते हैं जिसके अंदर वो रेवन बर्ड्स उसको ग्रेवयार्ड के अंदर लेकर आई थी और यहाँ एनिड की ही ग्रेव उसको मिलती है जिसकी स्पिरिट वेंसडे से ये कहती है कि उसकी वजह से एनिड की जान गई और वेंसडे के लिए ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।